हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 26। ये चैप्टर जो है कंजर्वेशंस एंड यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम रिसोर्स के बारे में जानेंगे। ये चैप्टर जो है कई मानने में कई क्लासों के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो 10वीं क्लास के हो, 11वीं हो, 12वीं हो। ठीक है, अगर उनके सिलेबस में ये कंजर्वेशन एंड यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स है तो ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। दोस्तों, आपको पता है कि त्रिपान सेंटर बच्चों के हेल्प के लिए सदैव ही अग्रसर रहा है, इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में एक्सप्लेन किया जाता है और साथ में आपको डिस्प्ले भी हिंदी इंग्लिश में होता है, जो कि आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, अमृत तुल्य होता है। तो इसी प्रकार जो है आप लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल तो करना ही चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों, एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों, ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The one next topic is biodiversity. There is the most important topic here is the biodiversity. When you observe our surrounding, we find different types of plants is ranging from the small green grass to large tree. The large variety of animals from a teeny insect to be human beings and the many other big animals reside this are macroorganisms in their soil, air and water that we cannot be see through our naked eyes. And these varieties of plant, animal and macro together form to the biological diversity या biodiversity of our surrounding. So biodiversity can be defined as the flora and fauna is a variety of all plant, animal and microbe of reason. The next is an important of biodiversity is the biodiversity is initially for the maintain of ecosystem. It maintain a gaseous composition of atmosphere, control a climate, help in the nature, pest control and pollination of a plant by the insect and bird, and soil formation of the conservation, water purifications and conservation of a geochemical cycle, etc. The sum of use of biodiversity are given below. The first is a food. Food, all kind of food is derived from a plant and animals. And next is a drugs and medicine. The around 25% of drugs are obtained from plants is a quinine. Use of the treatment of malaria is obtained from the chinona is officinalis. All the antibiotics are derived from to the macro. And then next is the culture and aesthetics value. That you enjoy to the watching of butterfly, animal, birds and flower. The ecotourism is a source of income. That is the important here. And their religion value, the plant like a tulsi, people, banana, an animal like a cow, ox, elephant are worshipped. And their biodiversity is a conservation stimuli for maintain of ecosystem. It is also required for the disposal and pollinations in a plant and the formation and the conservation of the soil and purification and conservation of water. तो यहाँ पर जो है जैव विविधता के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, यानी बायोडाइवर्सिटी के बारे में। देखिए, जैव विविधता का मतलब यही होता है कि जीवों में विभिन्नता। कहते हैं अपने चारों ओर देखने में हमें छोटे हरे घासों से लेकर बड़े बड़े वृक्ष और अनेक प्रकार के जंतु, छोटे छोटे कीटे से लेकर बड़े बड़े जानवर तक दिखाई देती है, यानी ये जैव विविधता ही तो है। इसके अलावा मृदा, वायु, जल में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते। ये सभी प्रकार के पादप, जंतु और सूक्ष्म प्राणी सम्मिलित रूप से आपके चारों ओर जैव विविधता का निर्माण करते हैं, यानी यही जो जीव जंतु होते हैं जो चारों तरफ
उपस्थित होते हैं उसी को ही हम बायोडाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। अगर सिंपल डेफिनेशन लिया जाए तो इसमें सिंपल यही कह सकते हो कि जैव विविधता को किसी स्थान में पाए जाने वाली पादप और जंतु अर्थात वनस्पति एवं जंतु समूह में विद्यमान प्रजाति एवं सूक्ष्म जीवों के प्रजातियों में पाई जाने वाले विविधता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी इनमें जो विविधता पाई जाती है, जो अंतर पाई जाती है, उसे को यही जैव विविधता कहा जाता है। अब यहाँ पर बात आती है कि जैव विविधता का महत्व क्या है, आखिर जैव विविधता की क्या इम्पोर्टेंस है। कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र के अनुरक्षण के लिए जैव विविधता आवश्यक है। यह वायुमंडल में गैसीय संगठन से बनाए रखने, जलवायु नियंत्रण करने, जो है प्राकृतिक रूप से कीट नियंत्रण में सहायक होते हैं। कीट व पक्षियों के द्वारा पादपों का परागण करने, मृदा निर्माण तथा संरक्षण करने अथवा जल जो है शुद्धिकरण तथा संरक्षण करने के लिए जैव भू रासायनिक चक्र आदि कार्यों को बनाए रखती है। यानी जैव विविधता कई मानने में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है चाहे जितनी भी प्रक्रिया होती है जैव विविधता के कारण होती है, क्योंकि यही जीव जंतु जो होते हैं नेचर को शुद्ध और स्वच्छ बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। लेकिन इंसानों की वजह से क्या हुआ है, ये नष्ट होते चले जा रहे हैं। आए दिन आपको पता लगेगा कि बहुत से जो जीव जंतु है डेंजरस स्पीसीज में चले जा चुके हैं। ठीक है, कहते हैं ये खाद्य सभी प्रकार खाद्य पदार्थ पादपों जंतुओं से प्राप्त होते हैं। औषधि और पौधे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि औषधि और औषधियाँ क्या होती है। ठीक है, इसमें लगभग 26% औषधि एंड ड्रग्स जो है पादपों से ही प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए अगर क्विनीन जैसे मलेरिया के इलाज में प्रयोग होता है, जो कि अमेरिका को भी परेशान करके रख दिया था, जो है सिनकोना अफिनोसेनिलियस से प्राप्त होती है। साथ ही सभी प्रतिजैविक यानी एंटीबॉडी सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होती है। उसके पश्चात है संस्कृति और सौंदर्य परक मूल्य। देखो आपको जो है पता ही होगा कि तितलियाँ, जानवर और पक्षियों फूलों को देखकर कितना आनंद आता है, कितना अच्छा लगता है। इसके अतिरिक्त जो है पारिस्थितिक सब जो है पर्यटन यानी इको जो टूरिज्म है, मनोरंजन के साथ साथ आय का भी स्रोत है। कहते हैं ये तितलियाँ, जानवर, पक्षियों को और फूलों को देखने के लिए दूसरे देशों से जो है भारत में लोग पलायन करते हैं और यहाँ पर जो है टूरिज्म के रूप में जो है भारत की इकोनॉमिक्स को इतना अच्छा ग्रोथ करवाते हैं। तो ये सारे संभव क्यों हुआ, क्योंकि जो प्राकृतिक में सौंदर्य मिले हुए हैं जो हैं उन्होंने जो है दुनिया के लोगों को आकर्षित किया है और उनको देखने के लिए विवश किया है, जिससे भारत की इकोनॉमिक्स भी काफ़ी ग्रोथ कर जाती है। उसके बाद है धार्मिक मूल्य। देखिए तुलसी, पीपल, बरगद और बैर तथा खजूर के पौधों एवं जो है जानवर जैसे गाय, बैल, हाथी आदि की पूजा की जाती है। हमारे संस्कृति में इन सब को जो है काफ़ी उच्च दर्जा मिला हुआ है और ये पवित्र की वस्तुएं होती है, पवित्र के जो है पवित्रता के निशानी होती है, इसलिए धार्मिक रूप से इनको पूजा पाठ किया जाता है। कहते हैं यह पारितंत्रिक के रख रखाव के लिए भी अत्यंत आवश्यक होता है। यह पादपों में परागण एवं विकरण के लिए, मृदा के निर्माण एवं संरक्षण के लिए तथा जल के शुद्धिकरण और संरक्षण के लिए अति आवश्यक होता है। So our next topic is hotspot diversity. There is a most important here. A diversity is not a uniformly distribute across the geographical regions of the earth. A content the region of the world are very rich in diversity. We call such an area is a mega diversity zone, and we also refer to them a hot spot. For example, India account for only 2.4% of the land area of the world, but it is a contribute to approximately 8% species to be a global diversity due to the extent of the such a as a pocket. And the hotspot are the richest and the most threatened of reserves of biodiversity on the earth. The is a criteria for determining and the area of a hotspot are. The first is the area should be supporter is a less than 1,500 endemic species. There is endemic species less than or 1,500 there are endemic species, and it is the second is it must have lost over 70% of original habitat. That is the most is a danger for the animal. And 25 diversity hotspot has been identified in the world. These hotspots are characterized by the supporting of exceptionally of the highly diversity. And among the 25 hotspots of the world, and two are found in India, namely is the Western Ghat and Eastern Himalaya. These two areas of the country are exceptionally rich and flowering plant is a reptile, amphibian, butterfly and some species of mammals. And the Eastern Himalaya hotspot extend to northern eastern India is a Bhutan. The temperate of forests are found at the altitude of 17802 3,500 meter.
That is the most important here. And the money deeps and the is a semi-solid is a valley and especially is rich on endemic plant or species. They here show the bold map. There are different types of the plant, animal, flora here present in this area. There is the most important here. They here show the diversity is a hot spot in bold. There is the most important diagram show in this here. देखिए दोस्तों, यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण बात आ गई है, जैव विविधताओं के लिए खतरा। देखिए, जैव विविधताओं के लिए खतरा तो सदैव बने ही रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। यद्यपि जैव विविधता हमारे अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इतनी महत्वपूर्ण है, फिर भी हम इसे जो है अनजाने और जाने में क्षति पहुँचाते ही जा रहे हैं। चाहे जान के करो या अनजान में करो, लेकिन हम तो करते ही जा रहे हैं। प्रत्येक जो है जीवन के लिए खतरा का विषय बन सकता है और इसके कारण संकट भी आ सकती है। कहते हैं बहुत सी प्रजाति जो है विलुप्त हो गया है और विलुप्त होने का कारण भी जो है इंसानों की गतिविधियां ही है। कहते हैं पेड़ काट कर प्राकृतिक वास का नाश हुआ है और अर्धभूमि का भराव, घास वाली जमीनों की जुताई व वनों का जलाए जाना भी इसके सबसे बड़ा सबब बनी है। जनसंख्या वृद्धि के कारण भोजन के शरण मकान की इतनी ज़्यादा मांग हो गई है कि जो एकल फसल उगाने की प्रथा को बढ़ावा देती है। इसका परिणाम यह हुआ है कि कई अन्य फसलें अदृश्य हो गए हैं। आपको पता है कई फसलें जो होती है नहीं हो रही है, जिसकी वजह से उनकी दिन पर दिन महंगाई हो रही है। अगर हम देखे जाए, यहाँ मक्का की बात लिया जाए, अगर देखा जाए तो मक्का जो होती है वो पहले के समय में यूज़ करने के लिए जो है गरीब से गरीब इस्तेमाल जो है लोग जो थे इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज के समय में वो गरीबों को भी नसीब नहीं हो रहा है। ठीक है, ये आज के समय में गरीबों को भी नसीब नहीं हो रहा है, क्योंकि चावल और कहते हैं कि जो गेहूं का आटा है उससे अधिक जो महंगा हो गया, मकई का आटा हो चुका है। तो आप समझ सकते हो कि अगर पुराने समय में आपके पास दादा दादी होंगे या कोई भी होगा तो उनसे पूछना कि आप पहले के समय में किस वस्तु का जो है उपयोग अधिक से अधिक करते थे, तो जर्नल सी बात वो कहेंगे मकई के जो आटे होते थे उनके से हम बहुत सारे भोज्य पदार्थ बनाते थे। लेकिन आज वही आपके घरों में प्राप्त नहीं होगा, आपके घरों में नहीं मिलेगा। कारण क्या है? इसका कारण है कि सारे चीज़ें जो है ख़त्म होती चली जा रही है, उनका उपयोगिता ख़त्म होते जा रहा है। तो आने वाला समय में पता नहीं हम किस चीज़ पे जिएंगे, ये भी बताना संभव नहीं है। कहते हैं अगर देखा जाए औद्योगिकरण ने शहरीकरण ने पादपों और जंतुओं के प्राकृतिक आवासों परिवर्तन और नष्ट कर दिया है। ये तो बात आपको शुरू से ही मैं बता रहा हूँ कि जो औद्योगिकरण और शहरीकरण के क्या कारण हुआ है। सारे जीव जंतु जो हैं कहते हैं उनके आवास तो आप लोगों ने ख़त्म कर दिया, वो जो है सड़कों पे आ गए हैं और सड़कों पे आए दिन आपको कोई ना कोई जीव जंतु मरा हुआ आपको नज़र आएगा ही आएगा। तो आने वाले समय में हो सकता है कि इनका अस्तित्व ही ख़त्म हो जाए। तो कैसे इंसान का अस्तित्व बनेगा, ये तो संभव ही नहीं है। चौथी बात यही बताती है कि मृदा वायु को जल प्रदूषण के फलस्वरूप जो है वायवीय गुणवत्ता में परिवर्तन आए हैं, जैसे संवेदनशील प्रजातियां कम हो सकती है या पूर्णतः लुप्त हो सकती है। अभी अगर आप रेड डाटा बुक उठा के देखो तो ऐसे बहुत से जीव जंतु जो है वो जो है ख़त्म हो गया है, विनाश हो गया है, नष्ट हो गया है। चाहे आप दूसरे देशों से क्यों नहीं यहाँ पर इंडिया में ट्रांसपोर्ट करवाओ, बहुत जीव जंतु करवाओ ट्रांसपोर्ट, लेकिन कहते हैं ना कुछ जो जीव जंतु के लिए जो पर्यावरण पर्याप्त होता है उसी में रहना वो पसंद करती है और कहते हैं हम तो किसी चीज़ की कदर ही नहीं करते हैं। तो ये जीव जंतु जो हमारे देश के धरोहर थे वो आज नष्ट हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। ये रेड डाटा बुक जो है सारी बातें बता रही है और ये आप जानते भी हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज बहुत से संवेदनशील प्रजाति है आज नष्ट हो गया है। कहते हैं उसके बाद खनन जो गतिविधियों वायु और जल प्रदूषण वृद्धि हो जाती है और आसपास के क्षेत्र में प्राणियों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। यानी आज खनन की वजह से जो है बहुत ही प्रदूषण हो रहा है और आसपास जो प्राणी जीव जंतु रहते हैं उसको नष्ट तहस कर रहा है। उसके पश्चात बांधे, सड़कें एवं रेल पथ के निर्माण में जंगल, चरगाहें आदि बड़े भाग नष्ट होते चले जा रहे हैं, जिससे जैव विविधता अस्त व्यस्त होती चली जा रही है। कहते हैं अगर देखा जाए 7 बात तो कहते हैं इसमें 7 पॉइंट यही कहता है कि अनेक उद्देश्य के लिए जानवरों के जो है विवेकपूर्ण ढंग से मारे जाने पर उनकी संख्या में कमी होती जा रही है। अब देखिए जानवरों के मारने की क्या सवाल उठता है, क्यों लोग मार रहे हैं? क्या वो जीव नहीं है? क्या उनको जीवित रहने का अधिकार नहीं है? तो ये बहुत ही कहते हैं सोचने का और विवेकपूर्ण बनने का समय है। कहते हैं कि इस क्षेत्र में अन्य विदेशी प्रजाति में प्रवेश से उनकी प्राकृतिक जैव विविधता संकट उत्पन्न होती है। देखिए जैसे कि मैं अभी आपको बता भी रहा था कि दूसरे
देशों से अगर जीव जंतु को अपने देश में लाते हो तो कहते हैं हर जीव जंतु के अपने क्षेत्र होते हैं जहाँ वो सर्वाइव करते हैं। कई जीव जंतु अगर दूसरे देश से आप लेके भी आओगे तो वो इस देश में रहना उनके लिए संभव नहीं रहेगा, क्योंकि उनकी प्राकृतिक आवास ही बदल जाएगा। तो कभी कभी कोई जीव सर्वाइव कर जाता है और कई जीव जो होता है नष्ट हो जाता है। और मेडलव का रूल अगर आप पढ़ते होगे तो इस बात की आपकी ज़रूर समझ होगी। शायद ये जो है बड़े बड़े लोगों को समझ में नहीं आता है। अगर उदाहरण के रूप में ले तो जलकुंभी, कहते हैं जलकुंभी नदियों झीलों के जो अवरुद्ध करती है और अनेकों जलीय प्राणी जीवन के संकट भी उत्पन्न करती है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। जलकुंभी एक कंदकीय भूमसागरीय पादप है जो कि हेलिस्टिकस और ओरेंटल्स है, जिसकी पत्तियां संकरी समीक्षा और विविध होती है। सामान्यतः सुगंधित पुष्प होते हैं और इनमें एक कीप के आकार का जो है परिपुंज होता है। The next topic is threat to the biodiversity. The threat of biodiversity here, through their biodiversity is so important for our survivals. We are destroying, it is knowing, there is unknowing. It is under threat due to the following reasons. The first is destruction of the habitat by the cutting down trees, fillings up to the wetland and the plungings and the grassland and the burning of the forest. There is the most important here is the destruction of the biodiversity and the threat also, and the population is expansion as increasing a demand for the food and shelter. It had lead to a culture of single crop is a monoculture, and that will be result is the disappearance of some other crops. There is a here industrializations and urbanization, their fact of threatening of biodiversity is a most important factor here. And the industrialization and urbanization has a change and the destroyer their natural habitat and plants and animal. There is a both are the destroyer for the industrialization and urbanization. There is a pollution of the soil, air and the water changes their habitat is a quality and may be reduced or eliminate to sensitive species. The meanings of is the minings of activities add to be a pollution of the air and the water is that as a threat and their survival of the animal in the nearby area. And construction of the dam, road and the railway is destroys the hugs and the patch of the forest and grassland etc. And thus the distribute of the biodiversity. And their next is the indiscriminate of the killing of the animal for different purpose as a result in their reduction. यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है जो जैव विविधताओं के लिए खतरा। देखिए जैव विविधताओं के लिए कई खतरे हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से जो है जैव विविधता नष्ट होते चले जा रहे हैं। ये आपको भी समझ है और इसमें आपको अधिक समझने की जरूरत नहीं पड़ेगा। कहते हैं तभी जैव विविधता हमारे अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इतने महत्वपूर्ण है, फिर भी हम इसे जाने अनजाने में क्षति पहुँचा रहे हैं। ये निम्न कारणों संकट उत्पन्न हो गए हैं। दोस्तों आपको पता ही होगा कि कहते हैं ना कि आज हम जो है अपने तरक्की में और अपने टेक्नोलॉजी के चक्कर में न जाने कितने प्रकार के जीव जंतुओं को हमने नष्ट कर दिया है। सबसे अधिक नष्ट हुआ है तो वो पेड़ पौधा नष्ट हुआ है, जिसकी वजह से प्राकृतिक संतुलन जो है बिगड़ गया है। कहते हैं पेड़ काट कर प्राकृतिक वास का नाश और अर्धभूमि का जो है भराव, घास वाली ज़मीनों की जुताई व वनों को जलाने के जाना। कहते हैं ये सारे हैं जैव विविधताओं के लिए खतरे उत्पन्न किए जा रहे हैं। चारों तरफ देखना कि हर जगह जो है बड़े बड़े जंगलों में आग लग जाती है। न जाने ये आग कैसे लगती है, मुझे आज तक समझ नहीं आया इस बात का। कहते हैं लाखों एकड़ में आग लग जाता है। कहते हैं बड़े बड़े एरिया जहाँ लावा होती है और लावा निकलती है वहाँ पर आग लगना संभव है, बट कहते हैं ऐसे जगह पे भी आग लग जाती है जहाँ पर लगने की संभावना बहुत ही कम होता है। तो हो सकता है कि लोगों के लालच की वजह से ये आग बहुत जल्दी फैल भी जाती होगी। कहते जनसंख्या वृद्धि के कारण भोजन और शरण मकान की इतनी ज़्यादा मांग हो गई है जो एकल फसल उगाने की प्रथा को बढ़ावा देती है। इसका परिणाम स्वरूप यह हुआ कि कई अन्य फसलें अदृश्य होते चले जा रहे हैं। देखिए दोस्तों ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के समय में जो किसान भी हैं वो वही कृषि करना चाहते हैं जो कि आए दिन के भोजन की सामग्री है, लेकिन उन वस्तुओं उन पेड़ पौधों को नष्ट हो गया है। वो जो है फसलें ख़त्म हो गई है जो कि बहुत कम अमाउंट में किया जाता था। तो ये भी एक विनाश का कारण बन रहा है, क्योंकि वो छोटे अमाउंट में की जाती थी लेकिन वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता था हमारे शरीर के लिए भी और हमारे जीवन के लिए भी। लेकिन आज किसान क्या कर रहे हैं, जिनमें उनके अधिक से अधिक पैसा मिल सकता है वो फसलें कर रहे हैं और बाकी छोटे मोटे फसलों को जो है इन्होंने बिल्कुल ही नष्ट करके रख दिया है, जिसकी वजह से जो है बहुत काफ़ी प्रॉब्लम आई है। कहते हैं ये सब कारण जो है जनसंख्या
की बढ़ोतरी के कारण है। देखिए दोस्तों, ये बात तो है कि जनसंख्या बढ़ी है, बहुत बढ़ी है, लेकिन सबसे बड़ा कारण ये भी है कि आज जो है कोई भी परिवार के सदस्य जो हैं एकल रहना चाहते हैं, वो संयुक्त परिवार में रहना नहीं चाहते हैं। कहते हैं एक घर के छत में कोई भी रहना नहीं चाहता, अब अलग घर के छत में रहता है। आप जनरली आप नोटिस करोगे कि एक घर होता है, बहुत बड़ा घर होता है, उसमें मैक्सिमम जो होते हैं 3 या 2 बंदे ही रहते हैं, माता पिता उनके बच्चे, बाकी जो उनके माता पिता होते हैं वो कहीं और आश्रय लेके रह रहे हैं। तो ये सब भी कारण बनता है आज जो है जनसंख्या जो है इतने ज़मीनों का नष्ट तहस नहीं नहस हो गया है, तो इसका कारण ये भी बनता है। तो ये बहुत सोचने वाली बात है कि आज जितना हम संयुक्त रहे, जितना हम इकट्ठा रहें, उतना जो है इस चीज़ों में काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे जो जनसंख्या वृद्धि का जो है सारी चीज़ें नष्ट तहस नहस होते चले जा रहे हैं। उसके पश्चात है औद्योगिकरण एवं शहरीकरण में पाथवे व जंतु के प्राकृतिक आवास को परिवर्तन और नष्ट कर दिया है। ये तो मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ आपसे कि इंसानों के जो लालच ने क्या किया है, घर बनाने के लिए, औद्योगिकरण के लिए, शहरीकरण के लिए न जाने कितने ज़मीनों को नष्ट ध्वस्त कर दिया गया है, कितने जंगलों को नष्ट कर दिया है। कहते हैं मृदा, वायु और जल प्रदूषण के फलस्वरूप अवायवीय गुणवत्ता में परिवर्तन आए हैं, जिससे संवेदनशील प्रजातियां कम होती चली जा रही है और पूर्णतः लुप्त भी हो गई है। हमने काफ़ी चर्चा भी इस पर भी किया था कि आज जो है गिद्ध जो है वो नष्ट होता जा रहा है और ना जाने पर्यावरण में कितने पक्षी हैं जो नष्ट तहस नहस हो गए हैं। कारण क्या है? हमारे जो है बढ़ रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जो आप 5G लेते आ रहे हो, 2G 3G 4G, तो इनका प्रभाव किन पे पड़ रहा है? ये फिल्म में भी दर्शाई गई थी, अगर शायद आपको याद हो तो। ठीक है, फिल्म में भी बात बताई गई थी कि हमारे जो है रेडिएशन से जीव जंतु जो है नष्ट होते जा रहे हैं। लेकिन कहते हैं उस फिल्म को लोगों ने जो है मिलेनियम बना दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन ज्ञान किसी ने नहीं लिया, सिर्फ फिल्म को देख के परे मार दिया। तो कहते हैं अगर आप ऐसे ही परे मारते रहोगे तो कहते हैं वहाँ पर तो चलो चिट्ठी था, बचा लिया पूरा दुनिया को, पूरा संसार को, लेकिन यहाँ चिट्ठी नहीं आने वाला है। आपको ही इसमें संघर्ष करके अपना जीवन को त्यागना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना वायरस ने इस बात को सबूत दे चुका है कि मैं फिर से आऊँगा और फिर त्राहिमाम मचाऊँगा। क्योंकि आप लोगों ने क्या किया, प्राकृतिक जो हर चीज़ को तहस नहस करने के लिए खुद ही स्वयं तैयार होता है। और इसका साक्षी आज नहीं है, पुरातन समय से चला आ रहा है कि जब पृथ्वी पे जो है पापों का घड़ा बढ़ेगा और जब तक इंसान जो है गलत रास्ते पर चलेगा, तब तक पृथ्वी जो है ऐसी अंगड़ाई लेगी जहाँ इंसानों की जो है अस्तित्व मिट जाएगा। तो ये हुआ भी है। कोई ग्रंथ ले लो, कोई कुछ भी ले लो, पुराण ले लो, पुराने टाइम का, उसमें सारी बातों का जिक्र है और सभी ग्रंथों में जिक्र है, सभी चीज़ों में जिक्र है। तो हो सकता है कि ये नष्ट होने के कगार पे आ चुका हो और इंसान की जो है आज आंखों पे पट्टी बंध गया हो। तो कहते हैं ये बात बहुत ज़रूरी है। कहते हैं हर एक इंसान की यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अब यहाँ पर 5वीं बात यही आता है कि खनन और गतिविधियों से वायु एवं जल प्रदूषण में वृद्धि होती जा रही है और आसपास के क्षेत्र में प्राणियों का अस्तित्व खतरे पड़ रहा है। तो ये तो बहुत ही उचित बात है कि वायु और जल प्रदूषण में वृद्धि तो हुई है। कहते हैं इतना प्रदूषित हुई है कि आज स्वच्छ जल पीने के लिए भी उपलब्ध नहीं है। लोग सोच रहे हैं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम फ़िल्टर लगा लेंगे, हम एक्वागार्ड लगा लेंगे, लेकिन मुझे पता है कि मशीन वो क्या काम करके दिखाएगी जो नेचर स्वयं करती है। प्राकृतिक का चीज़ ले लो और एक आर्टिफिशियल चीज़ ले लो, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो आप जितना एक्वागार्ड लगा लो, जितना कर लो, लेकिन कुछ भी उससे प्रभाव नहीं होगा। ठीक है, कुछ भी उससे इफेक्ट नहीं होगा। कहते हैं जो नेचर को अगर गंदा करोगे तो किसी न किसी रूप में आपके अंदर ही वो प्रवेश करेगा। तो यही बात यहाँ पर भी आ रहा है कि जितना खनन होगा उससे वायु और प्रदूषण और जल प्रदूषण होना संभव है। आसपास के क्षेत्रों में प्राणियों के अस्तित्व खतरे में पड़ते जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप बाहर चलते हो, रोड पे देखते हो, तो आए दिन कोई ना कोई जीव जंतु आपको रोडों पे मरा हुआ मिल सकता है। कारण क्या है? उनकी आवास हमने नष्ट कर दिया है। अब वो जाएँ तो जाएँ कहाँ? जहाँ पर उनका आवास था वहाँ पर हमने रोड, हाईवे, सड़क बना दिया है। कहते हैं आज इतने सड़क बन गए हैं कि हर गली में अगर मुड़ो तो मुड़ने के लिए 50 सड़क आपको मिल जाती है। पता नहीं इतने सड़क बना के हम क्या दिखाना चाहते हैं कि हम प्रगति भारत की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रगति नहीं है, हमारी दुर्गति है। और हमारी दुर्गति क्या, उन जीव जंतु का भी दुर्गति है जो हमारे साथ जिंदा रहने के लिए हमेशा अग्रसर है और प्रयत्नशील है, और जिसकी वजह से जो है प्राकृतिक संतुलन बना हुआ भी है। कैसे बांधों, सड़कों एवं रेल पथ के निर्माण में जंगल एवं चरगाह आदि के बड़े ही भाग नष्ट होते जा रहे हैं, जैसे विविधता जो अस्त व्यस्त हो जा रहे हैं। दोस्तों ये बात
जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बांध, सड़कें और रेल पथ क्या निर्माण इतने हो रहे हैं कि आप समझ ही नहीं सकते। नया सरकार आता है, नया रूल रेगुलेशन बनाते हैं और नए जो है रेलवे का निर्माण करवाया जाता है हर क्षेत्र में, हर दूरी पे। कहते हैं कि आज तक तो ऐसा सिस्टम आने वाला है कि घर घर तक उनको रेल पहुंचा देने की सरकार की योजना है। लेकिन ये नहीं, ये सरकार सोच रही है कि इसके न जाने कितने जीव जंतु नष्ट हो रहे हैं, कितने खेत खलिहान नष्ट होते जा रहे हैं इससे, लेकिन हो कुछ भी फ़ायदा नहीं रहा है। आज भी जो है सूखा आपको देखने को मिल जाएगा, आज भी जो है आपको गंदा पानी पीते हुए लोग दिख जाएंगे। इनसे कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ ये बातें सिर्फ बनाई जा रही है, होता इसका कुछ भी उपयोग नहीं है और ना ही ये जनमानस के लिए ये फ़ायदेमंद रहता है। अगला पॉइंट जो है, अनेक उद्देश्य के लिए जानवरों के जो है विवेकपूर्ण ढंगों से मारे जाने पर उनकी संख्या में कमी होती चली जा रही है। दोस्तों, भारत में एक बहुत बड़ी समस्या होता है, लोग अपने गरुड़ और अपने आन के लिए न जाने कितने जीव जंतु को नष्ट करते चले जा रहे हैं। ठीक है, इसका मुझे कोई एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है, आप स्वयं समझदार हो कि जो जयपुर में कांड चली, न जाने कितने साल पुराना कहानी है और केस आज तक चल रही है। कहते हैं आज हमारे समाज में लोग अपने आन और शान के लिए न जाने कितने जीवों पर अत्याचार कर रहे हैं और कई जीव जो मार भी देते हैं। ठीक है, लेकिन इनका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है। वो बड़े लोग होते हैं, उन पे केस चलती है और केस तो आपको पता है कि 100 साल तक चलती रहेगी जब तक इंसान ख़त्म नहीं हो जाता। तो ये सिर्फ एक विडंबना है कि लोग अपने अविवेकपूर्ण ढंग से जो है जी हम जानवरों को मारते हैं और अपने शौक़ के लिए जानवरों का जो है हत्या करते हैं, जो कदाचित उचित नहीं है, क्योंकि वो जीव जंतु हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये इकोसिस्टम में जो है बैलेंस बनाने में उनका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। कहते हैं किसी क्षेत्र में अन्य विदेशी प्रजाति के प्रवेश से उनकी प्राकृतिक जैव विविधता का संकटमय होती है। उदाहरण अगर जलकुंभी लिया जाए तो नदियों में झीलों के अवरुद्ध करती है और अनेकों जलीय प्रजातियों के जीवन के संकट उत्पन्न करती है। तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आ जाता है। अगर ये बात अगर जर्नली देखें तो आपको क्या लगता है कि दूसरे देशों से जानवर ला के इंडिया में रखना, क्या ये उनके आवास को चेंज करना नहीं हुआ? क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे? क्या वहाँ यहाँ के जो जीव जंतु है वो सर्वाइव कर पाएगा? तो ये बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी सोच है, क्योंकि ये बेशकली मैं एक बात जानता हूँ कि जितना मर्जी आप जानवरों को दूसरे देशों से ले आएँ, क्योंकि वो जानवर उस हैबिटेट के लिए काफ़ी सूटेबल था, लेकिन क्या पता यहाँ के जो पर्यावरण को सूटेबल ना हो और क्या पता यहाँ के जो जीव जंतु रह रहे हों उनके लिए संकट का विषय बन जाए और ये नष्ट भी हो जाए। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। ठीक है, ये बात समझने की और इस पे जो है चर्चा करने की आवश्यकता है। कहते हैं अगर हम देखें जलकुंभी तो एक कदाचित भूमि सागरीय पादप, ये यानी है सिनियासल एरोस्टिलियस हंसने और है। इसकी पत्तियाँ संक्रिय, असीमाक्ष और विवेकपूर्ण होती है। सामान्यतः सुगंधित पुष्प होते हैं तथा इनमें एक कीप की आकार का जो है परिपुंज होता है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। The next topic is conservation of biodiversity. Here is the most important topic here, and there is a two basic category of the conservation of biodiversity: is a in situ conservation and ex situ is a conservation. There in and exo. There in is on site. The conservation include to the protection of the plant animals within their natural habitat or protected area. The protected area are areas and the areas of their land and the sea is dedicated to protection of the maintenance of biodiversity. For example, our national park, world sanctuaries, biosphere reserve, etc. There is the most important for the is on-site protection area. Another is a ex-roots off-site, means conservation of the plant and the animals is outside. There is a natural habitats. This include to botanical garden, zoo, the genes bank, DNA bank, seed bank, and pollen banks, seeding and the tissue culture, etc. There is a most important category here, the ex-rooted off-site as plant. जैव विविधता का संरक्षण। तो दोस्तों यहाँ पर जैव विविधता का संरक्षण आ गया है, क्योंकि आपको हमारे अस्तित्व को बनाए रखने के लिए पता ही है कि जैव विविधता महत्वपूर्ण है और इसके नष्ट होने के कारणों की जानकारी प्राप्त हो गई है कि कारण क्या क्या है। हमने बहुत कारणों पर यहाँ पर डिस्कस भी किया है और जानने की कोशिश किया है कि जैव विविधता का नष्ट होने का कारण क्या बन रहा है। अंततः हम अब इसका संरक्षण किए जाने पर विचार करते हैं कि जो कि जरूरी भी है। यहाँ पर दो तरीक़ा से जो है इसको संरक्षण किया जा सकता है। एक है स्वयं स्थान संरक्षण यानी इंस्टीट्यूट ऑफ कंजर्वेशन, और दूसरा है बाहरी स्थान संरक्षण यानी एक्सटर्नल कंजर्वेशन। ये दो तरीक़ों से जो है
संरक्षण रखने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। इसमें पहला तो यही आ जाता है स्वस्थानिक संरक्षण में पादपों जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवासों के अंदर अथवा सुरक्षित क्षेत्रों में आरक्षित किया जाता है। आरक्षित क्षेत्र भूमि और समुद्र वे क्षेत्र हैं जिन्हें जैव विविधता के रख रखाव एवं संरक्षण के लिए समर्पित किया गया है। अगर उदाहरण देखें तो राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य, शैवाल निचल आदि पाया जाता है। दूसरा बारह स्थानिक संरक्षण, इसमें पादपों एवं जंतुओं का संरक्षण करने को प्राकृतिक आवास को बाहर किया जाता है और वनस्पति उद्यान और चिड़ियाघर, जीन बैंक, डीएनए बैंक, बीज बैंक, पराग बैंक, नव विविधता उत्तक प्रबंधन आदि इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। कहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन कहते हैं जो प्राकृतिक में पर्यावरण में स्वयं बनता है वो सावधानी उचित होता है। इंसान द्वारा निर्मित जो ये आरक्षण क्षेत्र है, संरक्षण क्षेत्र है, ये इतना फायदेमंद नहीं हो पाएगा। कहते हैं आप कितना संरक्षण करके रख लोगे, जब तक इंसान स्वयं नहीं इस बात को समझता है कि ये पर्यावरण जो है सभी जीव जंतु का भी है, हमारे ही नहीं है, हर एक जीव जंतु का है, चाहे वह कीड़े मकोड़े क्यों ना, एक चींटी क्यों ना हो, हर के लिए जो है इम्पोर्टेंट है और उनका संरक्षण करना प्रत्येक इंसान का कर्तव्य होना चाहिए। नहीं तो आने वाला समय में हो सकता है कि ये जीव जंतु हमें देखने को भी ना मिले। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्टों को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊँगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।